नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के उदय पार्क के इस इलाके में। ये वो जगह है जहां से किरण बेदी रोज अपने चुनाव प्रचार के लिए निकलती हैं और यहीं रहती भी हैं। ये उनका घर है। इससे पहले कि हम और आगे उनके बारे में बात करें, आपको भारत की एक राष्ट्रीय समस्या के बारे में बता दूं। ये पार्किंग, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों ने जगह ले ली है। ये जगह भी एक तरह से चलने फिरने की जगह थी, सड़कें छोटी होती जा रही हैं और ये समस्या जो है दिल्ली के हर मोहल्ले में आपको दिखेगी। और अगर आपने किसी नेता से ये पूछ लिया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आप वैसे ही इन गाड़ियों को हटा देंगी जैसे आपने कभी, या आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इंदिरा गांधी के काफिले की या उनकी किसी कार को आपने चालान कर दिया था, तो राजनीतिक रूप से मुश्किल पैदा हो सकती है। तो खैर, इस राष्ट्रीय समस्या को यहीं छोड़ देते हैं, मौका मिलेगा तो पूछ लेंगे। हम इस वक्त, जब हम अभी 8 भी नहीं बजे हैं सुबह के, किरण बेदी का ये घर है। कुछ कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर जमा होने लगे हैं और यहीं से वो अपने दिन भर का, पूरी दिल्ली में जो उनका कार्यक्रम होता है उसके प्रचार करने के लिए जाती हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो किरण बेदी के साथ डिबेट चाहते हैं, तो उत्साह में हमने भी ट्वीट कर दिया कि अगर मुझे मध्यस्थता करने का मौका मिले तो इन दोनों का मामला जरा संचालित कर सकते हैं। मेरा भी इम्तहान हो जाता कि कितना निष्पक्ष तरीके से मैं ये कर सकता था। खैर, वो मौका तो नहीं आया। तो अब हमने सोचा है कि गाड़ियां आती जाती रहेंगी, हम बात करते रहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय समस्या है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बढ़िया। तो हम किरण बेदी से यहाँ बात करने के लिए आए हैं। अलग अलग पहलुओं पर बात होगी, उन्हें जानने समझने का एक और मौका होगा और देखेंगे कि इन कुछ दिनों में किरण बेदी कितनी नेता हो गई। आलू कैसे है जी? हाँ जी। आलू रुको जरा सा, महंगाई देखें कितना है। 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। गाजर? गाजर भी 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो है। और बीन्स? बीन्स 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो बीन्स है। और गोभी? गोभी 20। करेला कैसे है? करेला महंगा 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो करेला है। करेला इतना महंगा? हाँ, दवाई है ना। और दवाई? अच्छा, वो डायबिटीज वाला, शुगर वाले एरिया में, साहब लोग एरिया में घूम रहे हैं। सही है। इसमें क्या रखें आइस बॉक्स में? पनीर है। क्या बात है, ये देखिए मशरूम पनीर। अभी मोदी जी स्किल इंडिया बाद में बताएंगे, फिर लोग पहले ही से हो चुका है? ये देखिए, मशरूम, चना। हाँ जी, ये आइस बॉक्स में रखते हैं। हाँ जी। ये होता है ना स्टाइल। ऐसे है ना। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्होंने जो सबसे बड़ी बात देखी आपने, देखी तो वही, ये पनीर और मशरूम। हाँ, ये आपको जनरली ठेलों में मिलता नहीं मिलता है। इन्होंने बताया तो इस पोस्ट कॉलोनी के अंदर ये पनीर और ठेला, ये ऐसे लगा के करते हैं। आप सांसद हैं, ओम बिरला जी हैं, हाथ लगा के। इनको भी आइडिया होना चाहिए, तभी अपने प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा आइडिया देंगे स्किल डेवलपमेंट का। आपका नाम? इंदर पंडित। इंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया सब्जी का ठेला सजा के रखा है। काम ऐसे ही मन से करना चाहिए। रवि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आपको टीवी पे देख के बहुत आनंद आता है हमें। ये बताइए कि आप इस मोहल्ले में रहते हुए कैसे आनंद प्राप्त करते हैं? गाड़ी चलाने की जगह नहीं है सर, इलाके में जगह तो बथेरी है, अब न्यू सेंस क्रिएट कर रहे हैं लोग, तो क्या करें। ओह अच्छा, हम तो न्यू सेंस नहीं कर पाते, आपके यहाँ न्यू सेंस हो जाता है। बिल्कुल। हमारी एक दरखास्त है, मैडम से मिलने आए हैं। हाँ, इनसे पूछिएगा कि स्कूलों की महंगी फीस के ऊपर भी कोई आपका रुझान है या नहीं है। अच्छा, इनसे मैं पूछ लूंगा फिर। पूछ लीजिए। प्राइवेट स्कूल या सरकारी? प्राइवेट स्कूल में हाई कोर्ट से केसेस जीते हुए हैं और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ओहो, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सरकार सो रही है अच्छा चैन से। अच्छा, तो नहीं, अब ये कम कर देंगे फिर? ये ये स्कूल कुछ वालों नहीं- का भी कुछ ये अपना भी कुछ पक्ष नहीं होगा कर ना? पाएंगे क्योंकि नेक्सस है लॉबीज का। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो फाइन 5 पैसे प्रतिदिन है, दे आर चार्जिंग 100 रुपीज पर डे। ओह, एडवांस फीस लेने के मैं बावजूद पूछ लूंगा। तो आप पड़ोसी हैं, तो आप जब मुख्यमंत्री बनेंगे, पड़ोसी होने के बाद जब कुछ बन जाएंगी तब तो फायदा होगा, उससे पहले नहीं। ठीक सर, अच्छा, थैंक यू। मुख्यमंत्री किरण बेदी, दिल्ली होमगार्ड की यही पुकार, दिल्ली में हो किरण बेदी की सरकार। दिल्ली चाहे विकास के काम और स्थिर सरकार, ना कि धरना, धोखा और तकरार। ये दिल्ली होमगार्ड की यही पुकार, बीजेपी। अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, मैं हूँ। तो बाहर करनी बात। हाँ हाँ आओ, आओ। हाँ, चलिए चलिए। बहुत शॉर्ट में देगा। आपके हाथ में सुबह गिलास का पानी रहता है, क्यों?
क्योंकि गरम। अच्छा, चुनाव के समय बोलते बोलते। थ्रोट ड्राई हो जाता है। आप मुलेठी रखा कीजिए। रखते रखती हैं? अब ये ट्रिक्स तो आपसे सीखने। नहीं, वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई लोग रखते हैं। आप 3 हो गए। हाँ, पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो हाँ। रोहन साहब एक सेकंड, हम जरा पूरा कर लें। तो शुरू करते हैं, समय कम है आपके पास। चलो वो बच हाँ, चलते फिरते भी कर लेंगे। 8:15 नाउ। हाँ, बस 10 मिनट्स। थोड़ा ज्यादा, 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम है। नहीं, मैं 1 घंटा नहीं करेंगे, लेकिन हम बात तो करें। पहले से फैसला कर ले। हाँ। इट्स नाउ 20 मिनट। No, can't give you more than 15 minutes. You ask me any question because I have to go to my people are waiting there. So I'm sorry, 15 minutes भी बहुत है. So it's 8. You win it in 15 minutes, whatever. 15 ये हमने minutes. बता दिया था। चलो, come let's go. You want to walk or talk or stand? आजकल तो तीनों होता है। चलो, है ना? तो मैं कह रहा हूँ कि आप अब तो आप काफी पुरानी होगी राजनीति में, तो फिट हो गई पूरी तरह से। यस। Oh good, lovely. क्या लग रहा है? मुझे तो लग नहीं रहा है कि आप फिट हो गए। मुझे भी लग रहा है थोड़े से आप भी फिट हो जाए। नहीं, मैं फिट हूँ। मैंने सोचती जिस नजरिए से आप देखें। हाँ, पर आपने एक बात कही कि आप आपको जब फिटनेस से क्या मतलब व्हाट इज योर डेफिनेशन? पॉलिटिक्स में फिट हो गई क्या? ओह, ये यस, पूछो। हाँ, आस्क दैट। ये फिट हो गई आप बहुत जल्दी। हाँ। अरे पहले ये बताओ। क्योंकि आपको तो वक्त ही नहीं मिला होगा ना, अब तो रोलर कोस्टर राइड जैसा हो गया होगा आपके साथ। तो मेरी ये लर्निंग, हाँ। मैं बाय द वे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ। हाँ, मैं थोड़ा हिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ। तो बात हुई ना। तो मैं एक हाँ। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूँ। हाँ, और 2019 it was not it. It was 19 so I'm a student of political science. और पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होते हुए मैं बड़ी क्लोज वॉचर हूँ ऑफ गवर्नेंस। पॉलिटिक्स, प्रशासन मेरी प्रशासन भी, एंड पॉलिटिक्स इज लिंक्ड विद प्रशासन। बिल्कुल, उसी के लिए है भी सारा। पर आपने एक बात कही कि आप रोज सुबह निकलेंगी तो 9 बजे किसी एक आदमी से मिलेंगी। वो क्या है, मतलब जिस रास्ते से आप सचिवालय जाएंगे उसी रास्ते से, या पूरी दिल्ली में आप कहीं 9 बजे किसी से मिलेंगी? आपकी उम्र कितनी? मेरी अब तो याद नहीं है। याद होना चाहिए। आप मेरा यही काम का तरीका रहा। मैं अपनी आपसे पूछ रही हूँ कि हाउ ओल्ड यू आर, कि मैंने जो भी काम किया ऐसे फील्ड में ही काम किया। मैं दफ्तर वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे दफ्तर से, एक सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन नाउ, क्योंकि आपने पूछा 9 बजे का। क्योंकि इसके बारे में मुझे कभी किसी ने विस्तार से पूछा नहीं था। तो आप पहले हैं जो मुझे कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि ये 9 बजे का मतलब क्या है। मैं 9 AM ही नहीं, 8 AM भी करती हूँ। जब मैं रोज करती थी। करती थी। डीसीपी ट्रैफिक थी और रोज, क्योंकि ट्रैफिक 9 बजे पिकअप कर लेता है, तो एज डीसीपी ट्रैफिक तो मैं सुबह 8 बजे निकल जाती थी। 5 बजे उठ के सारा दफ्तर का काम खत्म करके जाती थी। सो कागज भी नहीं पेंडिंग। 8 बजे सड़क पे, तभी तो क्रेनें आई थी, क्योंकि जब मैंने सड़क पे देखा बस टूटी है, ट्रक निकला हुआ है, इसको कौन हटाएगा? तो ट्रैफिक वालों ने कहा, बोला हमारे पास क्रेन नहीं है। तो वही क्रेन लेकर आई। तो क्रेन इसलिए लाई थी क्योंकि 8 बजे जब मैं सुबह निकलती थी तो मुझे पता चल जाता था, अगर मैं 8 बजे नहीं निकलूं तो 9 बजे तो मैं खुद भी फंस जाऊंगी ट्रैफिक में, मुझे पता। सुबह 8 बजे उठ के जब मैं निकलती तो सिग्नल्स पे खड़ी होती थी जब आप देखने के लिए। तो जब आप क्रेन लेकर आई थी, क्रेन नहीं, अब मैं 9 बजे का जवाब दे दूंगा। और जब मैं डीसीपी वेस्ट दिल्ली थी, नॉर्थ दिल्ली में थी, ये 80s की बात कर रही हूँ। 1980 में मैं वेस्ट दिल्ली में डीसीपी थी, 1986 में भी डीसीपी नॉर्थ थी। आपने पूरा बायोडाटा रोल आउट कर दिया। मैं बता रही हूँ कि 9 बजे मैं थाने में होती थी रोज सुबह। मैं जानना चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री के नाते, थाने में मैं करती, मान लीजिए करावल नगर में किरण बेदी किसी एक आदमी से मिलती हैं 9 बजे, और वो कहता कि मैं बेरोजगार हूँ, नौकरी दे दीजिएगा आप? पता करूंगी क्या कितना पड़ा है, इसीलिए तो मैंने कहा। तो इसी तरह से तो दिल्ली में बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको क्यों ना बुला लिया जाए रामलीला मैदान में और पता किया जाए कि कितना पड़ा, नौकरी दे दी जाए। रोज 9 बजे क्यों जाएं? आप सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं कि जवाब में इंटरेस्टेड है? जवाब में भी इंटरेस्टेड। तो फिर मुझे जवाब दे दीजिए। इसीलिए मैं कह चुकी कि बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि आपके पास पॉलिटेक्निक्स है ही नहीं।
आपके पास स्किल्स डेवलपमेंट के सेंटर है ही नहीं। आज स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन लेने वाला कोई तैयार होना, कोई तैयार नहीं है। हाँ है, इसीलिए मैंने कहा जो स्कूल मेरे सरकारी स्कूल हाफ शिफ्ट में चलते हैं और इवनिंग स्कूल नहीं चलाते हैं, उनको मैं सबको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाली हूँ। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उनको मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने वाली हूँ। घोषणा वो हो जाएगी वोकेशनल पॉलिटेक्निक्स। कंपनीज को जोड़ूंगी, आओ आके सरकार कंपनीज जिसको ट्रेनिंग चाहिए, किसी को अकाउंटेंट चाहिए। तो कंपनियों को अभी लोग नहीं मिल रहे हैं जो आप जोड़ेंगे तब मिलेंगे? कंपनीज को नहीं लोग मिल रहे, ट्रेंड नहीं मिल रहे, ट्रेंड नहीं है। अच्छा, कहीं ट्रेंड नहीं है। और इससे क्या होगा, गरीब को अपने नेबरहुड में पॉलिटेक्निक मिलने लगेगा। नेबरहुड में पॉलिटेक्निक, बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्कूल नेबर है ना, तो वो दफ्तर दोपहर के बाद इतना रिसोर्स कहाँ से आएगा फिर? मैंने आपको बोला ना, दिस इज गोइंग टू बी अ पीपीपी मॉडल। ठीक है, कि जो कंपनी सिखा सकती है, रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, फिजियोथेरेपी है, म्यूजिक है, कोई भी काम कर सकता है। आप सीखें और काम करें। अगर ये सब सीख लें तो किसी को चाय बेचने की जरूरत नहीं है, ठेला लगाने की जरूरत नहीं है, सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाय भी बेचे तो अच्छी तरीके से बेचे। हाँ, दैट मीन्स उसको छोटा बिजनेस भी करना। उनको एक स्किल डेवलपमेंट चाय बेचने की भी देनी चाहिए। पर आपके एक पड़ोसी जो आपको वोट देंगे वो कह रहे थे कि हम तो बड़े इनके सपोर्टर हैं। आप किरण जी से पूछ लीजिएगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल है, महंगी इतनी फीस हो गई है, उसका क्या करेंगे किरण जी? देखिए, लेट मी बी देयर एंड रीच, बट प्राइवेट स्कूल की अपनी नीड्स है, सरकारी स्कूल की अपनी नीड्स है, राइट? तो वो फीस ज्यादा ले सकते हैं अगर जरूरत पड़े। देखिए, इसके ऑलरेडी कानून और नियम बने हुए हैं, समझे? ठीक, ये इसके नियम और कानून से चलती थी। अगर गड़बड़ थी तो अभी तक क्यों नहीं बदली? अभी तक क्यों नहीं बदली? उनको उम्मीद है कि आप बदल देंगे ना? नहीं, लेट मी लुक एट इट। मैं ऐसे आपको कोई घोषणा आश्वासन नहीं देंगे, ये भी अच्छी बात है। ये कहने वाली हूँ मैं इसको, हर चीज की, क्या डॉक्टर मैं क्रोसी नहीं हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। हर चीज को स्पेशलिस्ट करके समझ के बात करूंगी, एक जनरल क्रोसी नहीं दूंगी सबको। एक चीज की आप स्पेशलिस्ट हैं, महिला सुरक्षा की। बिल्कुल हूँ, है ना? बिल्कुल। वो आप कैसे करेंगे? क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि पुलिस किरण बेदी के अंडर हो, चीफ मिनिस्टर किरण बेदी के अंडर हो? पुलिस होगी मेरे पास। कैसे होगी? चीफ मिनिस्टर के पास है पुलिस। कौन सी पुलिस है? होमगार्ड? आप जानना नहीं चाह रहे? कौन सी पुलिस नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं जब एलजी साहब के साथ स्पेशल सेक्रेटरी थी ना, तो स्पेशल सेक्रेटरी साहिब सिंह वर्मा जी थे, चीफ मिनिस्टर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तजिंदर खन्ना, और मैं स्पेशल सेक्रेटरी का काम करती थी। और उसमें चीफ मिनिस्टर और एलजी मिलकर दिल्ली चलाते थे। चीफ मिनिस्टर ये कभी नहीं कहते थे कि पुलिस डायरेक्टली मेरे पास नहीं है। होम डिपार्टमेंट क्यों है जी? नहीं, दिल्ली पुलिस जो पुलिस है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही आपको बिना उसके, आपको मैं यही बता रही हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हो मैं इंतजार करूं? जब पुलिस आएगी तो काम शुरू होगा सुरक्षा का, आप ये चाहते हो? नहीं, तो फिर आप तो चाहते हैं कि आप अभी से ही शुरू कर दें। अच्छा है। मैं महिलाओं की सुरक्षा पहले दिन से शुरू हो जाएगी। नहीं मैडम, ऐसे तो नहीं, ऐसे होगी, ऐसे हो जाएगी। आपने देखी नहीं है ना इस दिल्ली में नई सरकार आने के बाद सारे इसके आंकड़े बढ़ गए। अब मैं बताऊं इसका मतलब क्या है? तो मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा था। मुझे जवाब देने दीजिए। मैंने जब कहा ऐसा क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि प्रशासन जो है वो सबको जोड़ता है। इस वक्त सब बिखरा हुआ है, मैं उसको जोड़ने आ रही हूँ। और जब जोड़ के काम करूंगी। पर आप जानते हैं कि दिल्ली के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। महिलाओं को सुनने दीजिए कि उनको क्या देने वाली हूँ मैं। ठीक है, उनको मैं प्रशासन देने वाली हूँ जो सबको, पुलिस को भी बीच में लाएगा, प्रोसिक्यूशन को भी लाएगा, पेरेंट्स को भी लाएगा, टीचर्स को भी लाएगा। क्योंकि पहला 80% क्राइम स्कूल या घर की कैरेक्टर से होता है। अगर हम उसका और एनालिसिस करें कि हर क्राइम ये जो हुआ महिलाओं के खिलाफ, कौन जिम्मेवार है, मतलब, और उसके बाद प्रोसिक्यूशन जो फास्ट ट्रैक इस बात से मैं ये समझ लूं कि दिल्ली का जो स्टेटहुड का डिमांड है वो इतना इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त पावर है चीफ मिनिस्टर के पास। मैंने ये नहीं कहा वो अपना सारा अपने संसाधन से सारी चीजें कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो मुझे इस वक्त दिया जाएगा मैं उसको भाग भाग के काम करूंगी, लगन से करूंगी, प्रशासन को जोड़ूंगी, और ये नहीं कहूंगी कि ये मेरे पास नहीं है। पूर्ण राज्य आप ये कभी नहीं कहेंगे? तो पूर्ण राज्य का आपने एक तरह से गिव अप कर दिया है। मैंने गिव अप तो कहा ही नहीं। मैंने कहा गिव अप किया। मैंने कहा जो मुझे मिलेगा इस वक्त उससे मैं अपना काम शुरू कर दूंगी, और जैसे जैसे और मिलेगा उसको और ले जाऊंगी। इस वक्त मैं इंतजार नहीं कर सकती एक दिन भी महिला सुरक्षा के काम में मैं कुर्ती एक दिन भी वेस्ट। इसीलिए मैंने कहा
पहले दिन में आप सभा देखेंगे और सभी वर्गों को मैं जोड़ूंगी। पर ठीक है, पर जब और उसकी जो हेल्पलाइन है वो इस वक्त कमजोर है। बिजली को एक लेकर मांग हो रही है, वो जो हेल्पलाइन है वो कमजोर है, उसको मुझे स्ट्रॉन्ग करना अभी है। आपके घर आ रहा था तो देखा कांग्रेस का पोस्टर है कि हम फ्री में सीवर कनेक्शन देंगे। आप थोड़ा सा, और जनता आपसे जानना चाहती है, ठीक है, फ्री में हम सीवर कनेक्शन देंगे, फ्री में हम बिजली देंगे, आम आदमी पार्टी कहती है। आप फ्री में क्या क्या दीजिएगा? मैं देखिए यही बात है, जब आप फ्री देते हैं ना, हाँ, तो कुछ भी नहीं बचता किसी के लिए भी। सस्ता जब देते हैं और गारंटी करते हैं कि आपको मिलेगा, तब सबको मिलता है। जब आप फ्री बांटने लगते हैं तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जब आप रीजनेबल रेट, लो रेट, तो दिल्ली में तो रेट बढ़ गए हैं। मेरी बात समझ लीजिए, ठीक है। फ्री क्या होता है? आपकी जेब से लूं, आप दूसरे की जेब को काटूं, इधर से काटूं इधर दे दूं, वो सब बंद, सब्सिडी मतलब बंद। मैंने तो ये नहीं कहा। तो यही हुआ ना, इस जेब से लेके उस जेब में देना सब्सिडी। मैंने कहा मैं एक जेब को चोरी करके दूसरी की जेब में नहीं डालूं। अंग्रेजी में कहते हैं रॉब पीटर पे पॉल, वो नहीं करूंगी। ठीक ठीक। लेकिन ये गारंटी करूंगी तुम्हें बिजली भी मिले, पानी भी मिले, रीजनेबल रेट पे मिले, सब्सिडाइज्ड रेट पे मिले, आधे रेट पे मिले, जो आप रेट अफोर्ड कर सकते हैं उससे मिले। क्योंकि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सहयोग है। वहां मुझे बिजली भी मिलेगी उससे, मुझे हायर जनरेशन भी मिलेगी, तो बिजली तो शायद और कंपनीज भी जुड़ जाएं, और कंपनियां आएंगी। और कंपटीशन भी हो सकता है, जिससे रेट क्या गिरेगा। ये कहाँ गिरा है हिंदुस्तान में? कंपनियों के कंपटीशन से कहीं रेट गिरा है क्या? हमें पता है? जी हाँ। कहाँ गिर गया है रेट? एयरलाइंस में क्यों गिरा? जब कंपटीशन आया तो गिरा। अभी मुंबई में कई कंपनियों का कंपटीशन है, क्या मुंबई में बिजली सस्ती हो गई? आप दिल्ली में इंतजार करके देखो, दिल्ली में सस्ती हो जाएगी, जो मुंबई में नहीं हुआ। अभी आपके पास चॉइस नहीं है दो कंपनीज में से कि मैं यहाँ 20 5 कंपनी हो जाएंगी। पहले मेरी बात तो सुनिए, अब चॉइस आ सकती है। ठीक है। नंबर 1, एक और कंपनी भी आ सकती है। नंबर 2, नंबर 3 और जनरेशन भी आ सकती है। नंबर 4, तो दाम कम हो जाएंगे। बिल्कुल, मतलब इतना जनरेशन हो जाएगा आपके मुख्यमंत्री बनते ही। यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, आपको दिल्ली को और बिजली देने का। उससे ऑटोमेटिकली बिजली मिलेगी भी। अभी तक कहीं नहीं हुआ है, भी कम होगा। अभी नहीं हुआ। मेरी जानकारी में नहीं है कि जहां 4 कंपनियां आ गई हैं तो बिजली के दाम कम हो गए, लेकिन दिल्ली में हो सकता है। ईमानदारी आप पे भरोसा करना चाहिए। तो एक और प्रशासन आएगा, समय कम है, इलीगल कॉलोनीज का प्रशासन आएगा तो ये भी भला होगा। इलीगल कॉलोनीज के बारे में आपका क्या रवैया है? अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का अनऑथराइज्ड, कल मेरी वेंकैया नायडू साहब से बात हुई है। जबरदस्त अच्छा प्लान है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन के मोड पर हैं, क्योंकि 2014 तक कॉलोनीज को रेगुलराइज कर दिया गया है। अब हमको नहीं किया गया है, इसलिए कि उसमें बहुत सारी नीटी ग्रिटीज हैं। आप तो खुद कानून वाली हैं, इसलिए समझते हैं। करते थे उनको कर दिया गया 2014। वो कहाँ है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पब्लिक में है नहीं। मैंने कहा ना, ये कैबिनेट पास कर चुकी है। तो कैबिनेट का ऑर्डर कहाँ है? जब आएगा, कैबिनेट पास कर चुकी है, अनाउंस भी कर चुकी है। वो अनाउंस तो देखिए, इसलिए हम पूछ रहे हैं, इस पर डाउट हो रहा है कि पहले की जो कांग्रेस की जो सरकारें थी उन लोगों ने भी अनाउंस किया और कोई जमीन दिल्ली की जो है वो रेगुलर नहीं हुई है ढंग से। ठीक है, मैं अपने लिए, अगर मैं किसी बस्ती में रहता हूं तो मैं ये समझूंगा कि जिस प्लॉट पे मैं रहता हूं उस पर मेरा मालिकाना हक मिल जाए, है ना? वो आप उसको मालिकाना हक देंगे क्या? ऐसा कोई प्लान बन गया है कि जो जिस जमीन पे जो रह रहा है वो बुनियादी तौर पे ये समझे, या फिर आप उसमें सड़क ले जाएंगी, बिजली ले जाएंगी, सीवेज डालेंगी? ऐसे है ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो पैरामीटर्स में आती है, जो मेरी नायडू साहब से कल बात हुई है, कैबिनेट इसको अप्रूव कर चुकी टिल 2014। झुग्गी के बारे जहां झुग्गी वहां मकान आ चुका की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। ये कमिटेड है। 60 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन सबको घर मिलेगा। महाराष्ट्र मॉडल चलेगा, जहां रीडेवलपमेंट हुई है। महाराष्ट्र मॉडल चलेगा। यस, महाराष्ट्र मॉडल को अंडरस्टैंड किया जाएगा। वहां झुग्गी थी, वहां मकान बने और वहां सुविधाएं भी आई। ठीक है, इसलिए किसी को घर से बेघर करने में नहीं आ रही, मैं घर को स्वच्छ करने आ रही हूँ, सुविधाएं देने आई हूँ और भारत सरकार से सब कुछ लेने आई हूँ। आपने पहले दिन कहा भी था कि हम झुग्गियों में जाके अभी से ही सफाई अभियान में लग जाएं। कोई गया भी है कि चल रहा है वो? आप मेरे साथ चलो तो आपको आपके साथ चलेंगे तो पता चलेगा। एक और चीज है कि मैंने आपको ट्वीट किया था कि अगर आप ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्योंकि मुझे अब जाना है और सो दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लें। ठीक है, मैं अभी आपका राशिफल नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप डिबेट से क्यों बच रही हैं? कर लीजिए, क्योंकि आप ओबामा रोमनी का डिबेट देके आप कितना एक्साइटेड हो गई थी। आओ उसके लिए इस पॉलिटिक्स को तैयार करें। अभी तैयार नहीं हुआ है। मैंने इसे कीचड़ फेंका आपको उस डिबेट में, मैं उसको साफ करती रहूं, साफ करती रहूं। देखिए,
ये कीचड़ फेंकने वाली राजनीति पर तो हो ही रही है, एक आपकी मिनट। पार्टी भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों कीचड़ फेंक रहे हैं। इसीलिए मैं नई राजनीति देने आई हूँ आपको। मैं नया चेहरा हूँ। तो यही तो नया राजनीति का मॉडल है कि एक डिबेट हो जाए, मेरे जैसे मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, मैं बराबरी से कर लूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति को बीजेपी लाई, जो कि ओपन बुक है। किरण जी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा था कि नितिन गडकरी या सोनिया गांधी के बीच डिबेट हो जाए, तो अब क्या उस समय परिस्थितियां तैयार हो गई थी? मैं आपको बता दिया, मैं डिबेट से नहीं डरने वाली। तो कीजिए ना। 20 साल नहीं ये ऐसे फेंक के चले गए। ये शूट एंड रूट नहीं, ये आपको कैसे पता कि डिबेट में ऐसे फेंक के कोई चला गया? ये तो सवाल जवाब होंगे। एक सवाल का जैसे मैं पूछूंगा इलीगल कॉलोनी पे आपका क्या राय है, इनकी क्या राय है, मैंने आपको जवाब, तो बात हो गई। हाँ, ये सारे जवाब तो मैंने आपको दे दिए। हाँ, ये डिबेट की तो थे। हाँ, लेकिन आपने मेरे ऊपर ये नहीं फेंका। तो आप भी फेंक दिए ना, सब कोई फेंक रहा है ना। मैं नहीं फेंकती, यही तो फर्क है। आपने महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील है। कोई कहता है कि 4 बच्चे पैदा होने के लिए, ऐसे लोग आके फिर आपको कहने लगे, आपका क्या रवैया, क्या औरतों को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। 4 करें 14 करें उनकी प्रॉब्लम। मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, ये हर औरत का अपना निजी मामला है, बल्कि हर परिवार का। इतना भी निजी मामला नहीं है कि सॉरी, हम 4 और 14 की इजाजत तो नहीं दे सकते ना। सॉरी, मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, नहीं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। हाँ, ये भी बात सही है। हर परिवार का अपना निर्णय। पर आपको ये तो नहीं लगता होगा ना कि ऐसी कोई स्थिति है कि 4 बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि आबादी कम हो रही है तो मुकाबला करना है? मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि हर औरत कितनी बारी माँ बनना चाहती है, ये उसका और उसके पति का निर्णय, ये माँ बाप का निर्णय। एब्सोल्युटली, फर्स्ट क्लास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सवाल है। एक सेकंड, 1-2 सवाल रैपिड फायर। किरण बेदी आईपीएस से ऑफिसर रही हैं, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर हैं या और कोई था आपके पास? हाँ, आप ही पहली महिला आईपीएस ऑफिसर है। हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ मैडम, अब फिर मिलेंगे। अभी और एक और पूछना है थोड़ा सा। हाँ, थैंक यू सो मच। वक्त थोड़ा कम है किरण बेदी के पास, तो 10 मिनट हमें मिल रहा है, तो 15 मिनट किसी और को मिल रहा है। किसी 15 मिनट किसी को नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुझे एक बात, 2-3 बात बताइए। इंदिरा गांधी वाली गाड़ी आपने उठाई थी क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। आप क्रेन बेदी जो आपका नाम, ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उठाई थी, जो आप एसीपी रिटायर हो चुके। ओह, एक्सेलेंट। अच्छा, उसने उठाई। एक मिनट। हाँ, ओह एक्सेलेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, आजकल मैं सीख लिया हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ। निर्मल सिंह एसीपी रिटायर हो गए। प्लीज लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। मैं उस वक्त डीसीपी ट्रैफिक थी और सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने उठाई थी। वो इस वक्त एसीपी रिटायर्ड हैं और उस वक्त मुझसे पूछा गया था कि इस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लोगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, इस व्यक्ति को इनाम दूंगी क्योंकि इसने हिम्मत जुटाई। इसने वो गाड़ी इंदिरा गांधी उसमें पर्सनल गाड़ी थी या उनके काफिले की गाड़ी थी? उनके पीएम हाउस की गाड़ी थी। पीएम हाउस की गाड़ी थी, उस वक्त वो नहीं थी। और फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर के बारे में, और इसके बारे आपके अखबार में, इंडिया टुडे के अखबार में छपा नहीं, एक हिंदुस्तान टाइम्स में करण थापर ने आपके प्रमोशन को लेकर भी काफी कुछ लिखा है। 2007 का वो कि आप क्यों नहीं प्रमोटेड हुई, क्योंकि आप कई बार ड्यूटी में नेग्लिजेंस रहा, ये सारी बातें छपी हैं। वो काफी गूगल हो रहा है आपके बारे में, निकल रहा है पुरानी बात है। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी मुझे क्यों मिला? नंबर 2, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी कैसे मिला? ये ऐसे नहीं मिलता है लोगों को। हाँ, नहीं वो मिला, लेकिन आपको कहीं आपको ये रहा कि आप ड्यूटी छोड़कर, जैसे आप इंटरव्यू, मैडम प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू। मेरी गाड़ी कहाँ है? मैम हम लोगों को नो, आई एम सॉरी, मैंने उन्हीं को दिया है जिनके साथ टाइम फिक्स था। हाँ, श्योर करिए, लेकिन एक पार्टी फंडिंग पे आप बता देते तो थोड़ा अच्छा। आई हैव नाउ टू गो टू माई, मुझे आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने देंगे? मैं वहीं आ रहा हूँ मैडम। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल, पार्टी फंडिंग के बारे में आपकी क्या राय है? पार्टी फंडिंग के बारे में आप कभी लड़ती रही हैं इसमें? पार्टी फंडिंग पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, जो होनी चाहिए कानून के। आप जिस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसमें पार्टी फंडिंग को लेकर आप आश्वस्त हैं कि वो पारदर्शिता है उसमें? 100%। क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि कांग्रेस बीजेपी दोनों आरटीआई के जरिए किया था, और वो 100% कानून को पालन करें जो इस वक्त का कानून है। क्या? एक सेकंड सर, जो कानून है उसको वो पालन कर रही है। लेकिन आरटीआई के तहत उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मैंने कानून बदल लो, लेट्स चेंज द लॉ एंड यू विल कम इट इज एट द मोमेंट जो भी पार्टी की फंडिंग हो रही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ किरण बेदी? जवाब प्लीज दीजिए। आप जवाब ऊंचा ज्यादा बोल, नहीं मुझे ऊंचा मत बुलवाइए। मुझे बहुत काम करना है। आप ऊंचा बोल, एक मिनट, मैं आपको मुलेठी दूंगा। आई एम सॉरी, आई हैव माय ओन मलट्ठी। आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं, मैं आपको जवाब प्लीज।
ओके। हमने जो आप संशोधन चाहते हैं, इस वक्त जो भी पार्टी काम कर रही है वो कानून के अनुसार काम कर रही है। हमको और चाहिए तो संशोधन ले आए। धन्यवाद। आपका मत समझ में नहीं आया कि आरटीआई उस पे के तहत बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। मैं इतने ये हाँ ना में जानना चाहता हूँ, क्या पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के तहत अपने फंडिंग का सोर्स बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहा कि पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है, इट्स गोइंग, ये कानून के अनुसार काम कर रही है। आपको परिवर्तन चाहिए, कानून बदले। ये तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त मैं ये कह रही हूँ, पार्टी फंडिंग जो मैंने अभी तक देखी है वो कानून के अनुसार चल रही है। अगर हमने और नया लाना है उनको तो बताना चाहिए। क्या मैं आरटीआई डाल के सोनिया गांधी या अमित शाह से पूछ सकता हूं कि आपको चंदा कहां से आ रहा है? सुनिए, ये सारा ऑडिट होता है, ऑडिटर इनकम टैक्स से। तो ये तो बीजेपी की लाइन है कि हम इलेक्शन कमीशन में जमा करते हैं, या कांग्रेस की पुरानी लाइन है? ये सभी की नहीं है। इस वक्त कानून की बात कर रही हूं मैं। कानून के अनुसार हर सरकार, अगर हम जानना चाहें कि आप जो चुनाव लड़ रही हैं उसका ट्रांसपेरेंट तरीका क्या है, तो हमको कैसे पता चलेगा? मेरा जवाब आपको सूट नहीं कर रहा, और आप हो सकता है नहीं सूट कर रहा हो। हाँ। लेकिन मुझे आपको कहा था कि मुझे 12 मिनट, अब मुझे आगे जाना है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं कृष्णा नगर भी आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। किरण बेदी, अब हमारा इंटरव्यू तो पूरा नहीं हो सका, जितना वक्त दिया वो भी काफी ही समझा जाए। तो अब ये कृष्णा नगर अपनी विधानसभा जा रही हैं, जहां पर ये जनसंपर्क करेंगी। उसके आगे की भी इनकी कोई यात्रा होगी। फिलहाल उदय पार्क से इतना ही। गाड़ी बहुत बड़ी है दिल्ली के हिसाब से, लेकिन फिर भी अच्छा है कि यहाँ जितना मौका मिला किरण बेदी के कार्यक्रम में बाहरी रूप से, बाहर से झांकने का एक मौका मिला है। हम कृष्णा नगर चलेंगे, वहां भी इनको फॉलो करेंगे, देखेंगे कैसा इनका दिन रहता है। ये आईटीओ है, उदय पार्क, दक्षिण दिल्ली। बीच में ये यमुना नदी के पुल के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, और कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर के साथ लगा हुआ दिल्ली का एक ऐसा विधानसभा जिसके बारे में अब आप कई बार जान चुके हैं कि 1993 से बीजेपी के पास है। हर्षवर्धन यहीं से जीतते रहे हैं। किरण बेदी यहाँ पर सुबह सुबह जनसंपर्क से अपने राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत करती हैं। हम गीता कॉलोनी, जो पूर्वी दिल्ली का एक इलाका है, वहां आ गए हैं, जहां किरण बेदी की एक रोड शो जैसा चल रहा है, जनसंपर्क यात्रा चल रही है, जो बाद में एक सभा में बदलेगी। आप सबके बीच में कृष्ण नगर विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी किरण बेदी जी, आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की किरण बेदी जी, आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है, किरण बेदी जी का स्वागत कीजिए, किरण बेदी जी को आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद फलेगा तो मैं फूल खिलेगा। आप सड़क पे आइए, ज्यादा तादाद में आइए, सड़क पे नहीं आ सकते तो बालकनी में आइए, छजली में आइए, किरण बेदी जी को आशीर्वाद दीजिए। अभी कह रहे हैं लोगों से कि आप ज्यादा तादाद में आइए, सड़क पे नहीं आ सकते तो बालकनी में आ जाइए। बालकनी से भी लोगों को बुलाया जा रहा है। कॉलोनी में ऐसी सभाएं होती हैं इसी तरह से, ये लोग छतों से ही निकलकर अपना काम पूरा कर लेते हैं। कहते हैं नमस्ते। धन्यवाद भाई साहब, सब बढ़िया, दुआ है आपकी। सब गले में लेते हैं क्या? आपके बीच में ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, जिन्होंने पुलिस अफसर के रूप में काम किया, समाज सेवा के रूप में काम किया, एक कठोर निर्णय करने सांसद वाली, हैं ओम बिरला जी, जो राजस्थान के सांसद हैं। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह किरण बेदी ये काफिले से बहुत दूर आगे चल रहे हैं और अपना लाउड स्पीकर लेकर बोल रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर लेकर आ रहे हैं बालकनी में, ताकि लोग इनका जो रोड शो है उसमें शामिल हो सके। वैसे भी ये जो विधानसभा क्षेत्र है, हर्षवर्धन की जीत के लिहाज से देखें तो यहाँ प्रचार करने की खास जरूरत भी नहीं है बीजेपी को। लेकिन किरण बेदी नहीं है और शायद पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो वो अपने क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार की औपचारिकता को पूरी कर रही हैं। यहाँ कभी भी हर्षवर्धन को एक मौके को छोड़कर 50% से कम नहीं मिले हैं। तो ये संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से सुरक्षित सीटों में से एक है।
कृष्णा नगर, उसी का एक हिस्सा है गीता कॉलोनी का ये इलाका। ये बड़ा अच्छा है। ये आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मिस्टर बग्गा, ये उनका घर है और ये आम आदमी पार्टी के लोग वेव कर रहे हैं। किरण बेदी का एक काफिला जो है यहाँ से गुजर रहा है। तो ये गाड़ी जो है केजरीवाल की है। ये अच्छा है लोकतंत्र में। हमारे लोकतंत्र में भले ही आमने सामने डिबेट ना हो पाए, लेकिन प्रचार के दौरान विरोधियों को एक दूसरे के घर के सामने से गुजरना पड़ता है। रोड शो में एक बात अभी तक जो देखने को मिल रही है कि कार्यकर्ताओं का ही हुजूम है। ये जो थोड़ा बहुत है वैसा उत्साह नहीं दिख रहा है, इस बात के बावजूद कि ये बीजेपी की अपनी एक बहुत ही मजबूत सीट रही है। तब जब एक सांसद एक कार्यकर्ता बन के यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग बालकनियों से जरूर नजर आ रहे हैं, पर इस रोड शो में एक बिल्कुल साधारण स्तर के कार्यकर्ताओं का एक हुजूम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मेरे में विश्वास नहीं करते तो मत देना, मत देना। ये विश्वास का मत है, ये विश्वास का मत है, केवल विश्वास का। गुरु हैं यहाँ गीता कॉलोनी क्षेत्र के कोई व्यक्ति संघ में हमारे हरबंस जी लाए थे हमें टाइपिंग नहीं। देखिए भीड़ नहीं है, आपके संघ के कार्यकर्ता लग रहा काम नहीं कर रहे हैं। ये टांग खींचते रहेंगे तो इलाका सुधरा जाएगा। अच्छी बात है। टांग खींचता रहूं ना मैं। बिल्कुल खींचते रहो। आप बहुत अच्छा मैं टांग इसलिए खींच रहा हूँ मजा आ जाता है। कि यहाँ से कॉर्पोरेटर आपके पार्टी की, सांसद आप, विधायक तो आप ही के पार्टी का, फिर ये हालत क्यों है कृष्णा नगर की? अब मैं टांग खींच रहा हूँ। अब आपने सपोर्ट किया तो मैं टांग खींच रहा हूँ। अब बताइए आप क्यों नहीं साफ सुथरा है? हाँ, लोग ओवर कॉन्फिडेंट है ना। लोग ओवर कॉन्फिडेंट। आप देखिए, आप आरएसएस में रहे हैं तो जिंदगी तो आपने इसी में निकाली ना कि सादा जीवन रहना है। तो जो खैर अब चलने फिरने में लाचार हूँ थोड़ा, अदरवाइज ये यंग बच्चे मैं जैसे लगे हुए हैं। एक बात जानना चाहता हूँ, लोग चुनाव जीतने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, जीतने के बाद फिर काम ऐसा क्यों नहीं होता? ये मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह देख के दुखी हो जाता हूँ कि जीतने के लिए तो आदमी खाना छोड़ देता है, जान लगा देता है, जीतने के बाद अगर यहाँ बीजेपी की कॉर्पोरेटर है तो देखिए कोई इलाका बहुत ही खराब इलाका है एक तरह ये भी इलाका खास रूप से। हाँ यही है। हाँ, उसमें कुछ लोग हम पूरे इलाके की बात नहीं कर रहे, हम जहाँ हैं वहीं की बात कर रहे हैं। और भी है। हाँ, ये जो इन्फोर्समेंट देखे ना आप, ये तो आप यार वो एनक्रोचमेंट जो है ना, उसको मैं दूसरे तरीके से कर उसको समझता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो गंदगी है, सड़क भी ठीक नहीं है, उसकी बात कह रहा हूँ। एक डस्टबिन तो यहाँ रखा हो सकता था ना, वो नहीं है ना। कुछ नहीं है। तो अब ज्यादा मैं टांग नहीं खींचूंगा, इतनी ही टांग खींचता हूँ। आप दूध का व्यवसाय करते हैं? 1000 ग्राहक है मेरे। 1000 ग्राहक है। हाँ, दूध का। तो जो महीने का ले जाते हैं फिर महीने में पेमेंट करते हैं? तो मैं हर आदमी से पूछता हूँ। अच्छा, सब किस 1 2 4 होंगे जिसे बताया होगा। मैं कहता हूँ आप सच्चाई बता रहा हूँ दिल की आपको, हाँ, कि हर एक ने कहा कि बीजेपी। ओहो, ये होता है। देखिए ये नेटवर्क होता है ना पार्टी का, कि आप दूध बेच रहे हैं तो जितना ग्राहक है उससे आप फीडबैक लेके 1000 तो निश्चित कर लिया। और हर ग्राहक से कहता हूँ, ठीक है, हाँ, इस बार किरण बेदी। हर ग्राहक से भी कहते हैं? अच्छा, समझाता हूँ हर बात। तो पिछली बार हर्षवर्धन जी के लिए कहा होगा आपने? वो तो हमारे घर आते रहते हैं। अब ये भीतर कॉलोनी में आके थोड़े हर गाहक में नजर आ रहे हैं। अब थोड़ा सा हर गाहक में कार्ड होता है हाथ में, हर आदमी मिलता है जी, दूध लेने आता है, हर गाहक मिलता है, नए नए आदमी मिलते हैं, सबसे बात करता है। असली राजनीति वहीं से होती है। बस सुबह उठते ही पहले दर्शन वही होते हैं। हाँ, जो भी ग्राहक आए उसे प्रचार शुरू कर दिया आपने? आरएसएस की ऐसी लगी हुई है जिनका काम ही यही है। क्या? कन्विंस करना। हाँ, रोड शो में नहीं आती। अच्छा, सिर्फ कन्विंस करने के लिए। हाँ, कम से कम 12 या 15 लोग हैं आरएसएस से। तो किसको जाके कन्विंस करते हैं? एक हर ब्लॉक को। अच्छा, 18 ब्लॉक जो है गीता कॉलोनी के। गीता कॉलोनी का 18 ब्लॉक। 18 ब्लॉक। हाँ, सुबह तकरीबन 7:30 के बाद 3 घंटे रोज लगाते हैं। आरएसएस के लोग जाते हैं, घर घर जाके कन्विंस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों कन्विंस करते हैं? यहाँ तो सारे वोटर आप कहते हैं जाना तो पड़ेगा आपको, जाना तो पड़ेगा, कब भी, चाहे आपका इलाका हो। बिल्कुल इलाका हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आरएसएस के लोग बैकग्राउंड में अपना वो, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल बैकग्राउंड है, आरएसएस की बहुत बैकग्राउंड है। आप लोग सामने से करते हैं उसको। असली मेहनत वही होता है जो बैकग्राउंड में करता है। हमारा वाह, बूढ़ी माता जी को गोद में उठा के माला पहनाए। इनको बहुत मन था कि ये किरण बेदी को माला पहनाए।
और नीचे ये बेस्ट ऑफ लक भी बोल रही थी किरण बेदी को। ये जीत की माला है। धन्यवाद माँ। बेस्ट ऑफ लक, तेरी सेवा करना ही। चप्पा 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 चप्पा। आइए हम धीरे धीरे गीता कॉलोनी के भीतर के ही हिस्से में एक गली से दूसरी गली पर में जा रहे हैं देखने के लिए। कहीं महिलाएं उत्साह में हैं तो कहीं लोग कुछ और कारणों से भी। ये इसके बाद ये जो इनका जो रोड शो है वो एक छोटी सी सभा में जाके बदल जाएगी। वहाँ पे कौन कौन होगा? साक्षी महाराज, डॉक्टर हर्षवर्धन, किरण बेदी। तो साक्षी महाराज ने तो औरतों के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। इसके बारे में साक्षी महाराज नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा था। बहुत हंगामा हुआ था। आपके वक्तव्य में हमारी पार्टी ने उत्तर दी रही है। चुनाव के समय ये सब होता है। कोई कर्मा का गाना बजा रहा होता है तो कोई ये देश है वीर जवानों का। किरण बेदी आपके बीच में है। किरण बेदी रुकिए हम भी एक सेल्फी लेंगे। हाँ चलिए, आपका नाम? दर्शना चौधरी। दर्शना। और आपका? मीरा सबरवाल। मीरा। तो आप दर्शना हैं और आप मीरा हैं। ये बीजेपी के फुट सोल्जर हैं, सिपाही लोग हैं। ये इनके साथ मेरी सेल्फी हो गई है तो अब मैं अपनी तस्वीर खिंचा ले रहा हूँ यहाँ पे। किरण बेदी खड़े हैं हमारे प्रेस फोटोग्राफर, वहाँ खड़े हो गए हैं। जब दिल्ली में बहुत सारे स्मार्ट सिटी आप लोग बना देंगे तो ये सब अपार्टमेंट में बदल जाएंगे। बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे मल्टी स्टोरी बन जाएगी। तो ठीक है, ये रिकॉर्ड करके मैं रखता हूँ। जब मल्टी स्टोरी बनेगी तो मैं देखने आऊंगा। स्वयं सेवक है जी। ये आप संघ के स्वयं सेवक हैं? क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। कब से हैं आरएसएस में? 8 साल के। 8 साल के हैं? 8 साल से थे जब ये। अभी आपकी क्या उम्र है? नहीं, अब मेरी 20 है। पहले जब मैं 8 साल का था तब से। नहीं, मैंने थोड़ी कहा कि आप चाइल्ड लेबर कर रहे हैं। 12 साल हो गई। तो एज एक आरएसएस वर्कर के रूप में आप क्या करते हैं? आपका क्या रोल है? इतने छोटे हैं आप, क्या रोल है? बेसिकली हमारे में आरएसएस में सबको जोड़ना है। हाँ। और सबको अच्छी से अच्छे मेंटालिटी, मतलब नहीं, आप ये वोट के चक्कर में क्या रोल है आपका? वोट के चक्कर में हमें किरण बेदी को जिताना है इसलिए क्योंकि एक तो वो बिल्कुल सच्ची और अच्छी है। नहीं वो हो, हम उनका नहीं, आपका रोल पूछ रहे हैं। हमारा रोल ये है कि डोर टू डोर प्रचार डोर टू डोर आप जाते हैं। 8 ब्लॉक 2 ब्लॉक जो हमें दिए गए हैं। स्कूल गए, अपना कॉलेज गए हैं? हाँ जी, मेरी क्लास चल रही है। क्या चीज पढ़ाई? नेटवर्क इंजीनियरिंग। नेटवर्क इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं? अरे बाप रे बाप। ओह, तभी सोशल मीडिया पे वहीं से मुझे ज्यादा गाली पड़ती है। समझ गए। कम दिया कीजिए जरा गाली हमको। नहीं ये नहीं देते, इनके मित्र देते हैं जो कांग्रेस में है। अच्छा, वो मित्र देते हैं। अच्छा। तो आप आमतौर पे मतलब 4-5 घंटा तो रोज आप डोर टू डोर करते ही है? हाँ जी, 4 घंटे करते हैं। 4 घंटे करते हैं। इसका जो व्यवस्था दी गई है उनको दी गई है। एक हम इसलिए भी पूछ रहे थे अपने दर्शकों के लिए आते हैं कि एक जो संगठन का जो ढांचा है ना वो सिर्फ बीजेपी से नहीं बनता है, मैंने आप जैसे लोगों से भी बनता है। नहीं, यूथ मेन है। हाँ, यूथ मेन है। एक बीजेपी में एक ये तो चीज आई कि अगर आप कांग्रेस से तुलना करेंगे तो एज का, उम्र का, बहुत तरह के प्रोफेशन का, वैरायटी का सड़क पे चलते हुए आपको देखने को मिल सकता है। शाखा में लोगों की संख्या बढ़ी है कि पहले से थी? बड़ी भी है और कम बढ़ भी होती है क्योंकि जिस दिन हॉलीडे होता है ना, मतलब संडे हो गया तो ज्यादा। वैसे हमारी मैक्सिमम 25-30 रहती है। 30 लोग। किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद आरएसएस की शाखा में बहुत ज्यादा लोग आने लगे। ऐसा है क्या? बहुत ज्यादा लोग? ऐसा नहीं, शुरू से पहले से ही रहा। जो जितना जैसे हाँ, 4,000 देखिए शाखाएं और उसमें लगी हैं। 3-4 नई जगहों पे लगने लगी है। जैसे गीता कॉलोनी में नई जगह पे कहाँ लगाते हैं? गीता कॉलोनी में तो इतनी बार बढ़ गई है। पहले जहाँ से थी वहाँ से 2 पार्क नए बने, उसमें भी लगने लग गई। वो तो आप पहले से करते हैं ना? नहीं, जो पहले से लगती थी वो अलग है, और जैसे जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्होंने और लगा ली। नहीं, मई के बाद से क्या बढ़ा है? मई के बाद से मई के बाद से कम 7 जगह हमने
जो हमारे एरिया है 7 जगह और लगने लगी। गीता कॉलोनी में मई के बाद से, मैंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से गीता कॉलोनी में आपने 7 और शाखाएं लगा दी। और यहाँ पे कितनी शाखाएं होंगी गीता कॉलोनी में? कम से कम होंगी यहाँ जी 21 लगभग पार्क में थोड़ी बहुत लगती है। मतलब जितने पार्क है ना वहाँ मॉर्निंग में लगी होती है। लेकिन अगर आरएसएस के लोग मेहनत ना करें तो फिर बीजेपी जीत नहीं पाएगी ना। एक ही घर के सदस्य, एक शरीर के दो चीजें हैं ये, आत्मा और शरीर। अगर हमारी माँ है के है, ऐसा अलग कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि आरएसएस आत्मा है, बीजेपी शरीर। आप कह रहे हैं कि आरएसएस माँ है, बीजेपी बाप है। किसी को नहीं छोड़ सकते। किसमें आप भी, भाजपा जो है वो भी हिंदुत्व के लिए और आरएसएस भी हिंदुत्व के लिए। ये सेल्फी एक नया रोग है, बीच बीच में सेल्फी हो जाता है। है आपके पास? आपकी वजह से इतने दिन मैं आपके बीच में आ सकी। आपकी अनथक मदद, आपका प्रयास, डॉक्टर हर्षवर्धन जी की इतनी अनथक मदद सालों साल की। आप मुझे एक बाकी दिल्ली में कभी नॉर्थ, कभी वेस्ट, कभी और, तो इसलिए साथियों, लेकिन जो भी मुझे अभी तक सुबह तक आपसे मिला है, मुझे कहीं माँ के रूप में महिला नजर आती है, कभी मुझे एक बेटी के रूप में, कभी मुझे बहन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कोई पिता के रूप में, मुझे बहुत स्नेह मिला है। राजनीति में नई नई पृष्ठभूमियों से लोगों को आना चाहिए, इससे राजनीति समृद्ध होती है। किरण बेदी अपने इस भाषण में अचानक दूसरे तरीके से लोगों से अप्रोच करती हैं। वो बहुत भावनात्मक भार की तरफ जोर नहीं देती हैं, बल्कि किसी सेमिनार की तरह सरकार प्रशासन के ढांचे को बताने लगती हैं और उसमें बहुत ज़्यादा जोर अपने पुलिस प्रशासन के अनुभव को लेकर है। इसका मतलब ये है कि लगता है कि अब किरण बेदी पे चर्चा करनी है तो पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी क्या भूमिका रही है, अब उसी पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या वो इतनी ही शानदार हैं जितना वो खुद पेश कर रही हैं। इस तरह के दावों की चुनौती कम है, मगर ये जरूर है कि किरण बेदी एक सामान्य और आम और मजे हुए नेता की तरह से वो ताली बजवाने के लिए नहीं कह रही हैं, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का खाका बता रही हैं और बता रही हैं कि कैसे वो गली से संयुक्त राष्ट्र की में भी जा चुकी हैं। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड्स दिल्ली की नीड्स के साथ जुड़ी है, लेकिन मैं आपकी जो जरूरत है उस पर आती हूँ। लेकिन दिल्ली को क्या चाहिए, हमारी राजधानी को इस वक्त क्या चाहिए? हमारी दिल्ली को एक गुड गवर्नेंस चाहिए। गांव के मेरे 70 गांव का प्रोग्राम हरियाणा में चल रहा है, 70 गांव का, 70 गांव में पानी, सोलर एनर्जी, लड़कों के लिए ग्राम सभा, बड़े काम चलते हैं। मैं तो अगर वो बताती रहूं तो मैं दूसरी बातें नहीं कर सकती। अगर आपको इसके और भी समझना है तो जाओ एक वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का नाम है navjyoti.org। जाके देखो क्या क्या काम है। मैं उसका वर्णन टाइम की जरूरत नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको ये कहती हूँ वेबसाइट देखो navjyoti.org। किरण बेदी अपने भाषण में अपने कार्यकर्ताओं से बार बार ये भी कह रही हैं कि उनकी उपलब्धियां जीवन में क्या क्या रही हैं, और वो कह रही हैं कि यहाँ पूरा बताने का समय नहीं है, इसलिए जाकर वेबसाइट देखिए। लेकिन ये जो भीड़ यहाँ पर बैठी है, मुझे कम लगता है कि ये लोग घर लौटकर वेबसाइट जाकर किरण बेदी का बायोडाटा चेक करेंगे। दरअसल ये पूरा चुनाव ही इस तरह से हो गया है कि अरविंद केजरीवाल या किरण बेदी के व्यक्तित्व में जाकर सिमट गया है। यही दोनों बायोडाटा हैं, यही दोनों सर्टिफिकेट हैं। मुद्दा क्या है, मसला क्या है, ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व पे इतना ज्यादा जोर है कि ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये चुनाव क्या सिर्फ इन दो व्यक्तियों के लिए हो रहा है या ये चुनाव दिल्ली के लिए हो रहा है। किसी को स्कूल चाहिए, किसी को काम चाहिए, किसी को बिजनेस में कोई रिलीफ चाहिए, कानून में, रूल में, किसी को सफाई चाहिए। किरण बेदी हर दिन कृष्णा नगर में दोपहर तक चुनाव प्रचार करती हैं। वो सिर्फ कृष्णा नगर के उम्मीदवार नहीं, बल्कि बीजेपी की तरफ से वो दिल्ली में उसका चेहरा है। लेकिन कृष्णा नगर में उनके रोड शो से गुजरते हुए और यहाँ जब दोपहर की सभा एक तरह से संपूर्ण हो रही है, वहाँ देखकर नहीं लगता कि स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक के तौर पे जैसा जोश और जलवा होना चाहिए वो यहाँ पर मौजूद है। लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, पर वो शारीरिक भाषा, जो देह भाषा वैसी नहीं है जो लोकसभा के चुनाव के दौरान हुआ करती थी नरेंद्र मोदी को लेकर। उस स्तर का यहाँ पर कोई मजमा नजर नहीं आता है।
कृष्णानगर में इनके साथ घूमते हुए, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आपने बीजेपी के स्टार कैंपेनर की एक झांकी देखी। इस बात के बावजूद कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो बहुत दावे से कहता हो कि किरण बेदी यहाँ से नहीं जीतेंगे, वो जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो इसलिए भी कि एक पारंपरिक गढ़ है बीजेपी का, लेकिन फिर भी जो रोड शो और या फिर जो सभा है उसके स्तर से वैसा जोश या वातावरण मुझे नजर नहीं आया। प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। दीजिए मुझे इजाजत, मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी मुरसलीन मोहम्मद को। नमस्कार।